हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है पशु आवास जो है प्रबंधन है वो चल रहा था। और पशु आवास प्रबंधन में स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो है बाकी चैप्टर तो आपको पता ही है कि भाई जो है कृषि विज्ञान का जो है कितने नंबर का चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 12 कितना है? चैप्टर नंबर 12 है। लास्ट क्लास में हमने जो पशु आहार प्रबंधन है इसको देख लिया था। अब देखते हैं पशु आवास प्रबंधन, यानी कि किस प्रकार से जो पशु हैं उनमें आवास की व्यवस्था की जाती है, किस प्रकार से रहने की व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये सब हम देखेंगे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियो का। और आपके जितने भी साथी हैं उनको शेयर जरूर करना है ना, ये निवेदन है मेरा आपसे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, पशु आवास की लंबाई पूर्व पश्चिम, चौड़ाई उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जेट एग्जाम में भी पूछा है, ये सुपरवाइजर एग्जाम में भी पूछा है। अब देखिए, 12वीं क्लास की बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। जेट की बात करें, सुपरवाइजर की बात करें तो 12वीं क्लास की जो पुस्तक है उससे ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पशु आवास की लंबाई हमें किस दिशा में रखनी चाहिए? पूर्व पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। और चौड़ाई उत्तर दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। ये याद कर लेना, आया हुआ क्वेश्चन है। पशु आवास आसपास के क्षेत्र से थोड़ा ऊंचे स्थान पर होना चाहिए जिससे कि जल निकास की समुचित व्यवस्था हो सके। भाई एक बार सोचिए, आपने पशु आवास ऐसा बनाया जो नीचे स्थान पर है और अच्छी खासी बरसात हो जाती है। आजकल बहुत होती है भाई, आजकल वर्षा बहुत मेहरबान है। तो अच्छी खासी जब बरसात हो जाती है तो देखेंगे, अगर आपने पशु आवास नीचे है तो भैया पानी भर जाएगा, फिर बावला पशु बैठेगा कहाँ। तो इसलिए जरूरी है पशु आवास आसपास के क्षेत्र से थोड़ा ऊंचे स्थान पर होना चाहिए जिससे जल निकास की समुचित व्यवस्था हो सके। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। जल निकास की समुचित व्यवस्था। और ऊंचा क्यों होना चाहिए? आ गया समझ में? पानी भर गया तो क्या करोगे? समझ रहे हो? फिर मोटर लगा के थोड़ी निकालोगे। हाँ। पशु आवास में पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंचना चाहिए। अब बाबलो, सूर्य का प्रकाश ऐसे नहीं कि पशु आवास जो है खुले में, पशु जो है सूर्य के प्रकाश में हवा ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी पशु आवास जो है, जो भी आप बना रहे हो वहां पर, जैसे यहाँ पर एक साइड में आपने शेड बना दिया तो थोड़ा सा जो है आप खुला छोड़ दो। एक साइड जो है आप खुला छोड़ दो ताकि जो है प्रकाश जो है पहुंच सके, है ना। क्योंकि कई बहुत सारी बीमारियां हैं उनसे निदान मिल जाता है। तो ये याद रखें, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वायु संचार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब आवास आप बना रहे हो, आवास एकदम ऐसे बना दिया जैसे हमारे इंसानों के मकान होते हैं, चारों तरफ चार दीवारी और ढक दिए, ऐसा नहीं बनाना है। पशुओं के आवास एकदम बनाने तो हैं लेकिन ऊपर से एकदम छायादार, छत के नीचे छायादार, एकदम बढ़िया तरह से हवा का आदान प्रदान हो सके। समुचित वायु संचार होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। कुल मिला के बात ये कि भैया पशु का जब आवास बना रहे हो तो वेंटिलेशन युक्त घर बनाना चाहिए जैसे आप आपके लिए बनाते हो। और वैसे भी देखा जाए तो इंसान क्या है? इंसान एक पशु ही तो है। चलिए, आवास में स्वच्छ जल की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि पशुओं के पीने हेतु सफाई का समुचित प्रबंध किया जा सके। भैया पानी होना चाहिए, अच्छा पानी। भाई पशु को आप खराब पानी क्यों पिलाओगे? अच्छा पानी पिलाओ, कहाँ दिक्कत है? जहां पर भी आवास है वहां पर कोई आप जो है पानी की कोई व्यवस्था बना दो, क्या दिक्कत है? और बार बार उसकी सफाई करते रहो। पानी वाली जो भी आप जो भी बना रहे हो, हौज बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसकी सफाई भी करते रहो। पानी का कुछ ऐसा सिस्टम बना दो। और स्वच्छ पानी होना चाहिए, जब पिला रहे हो बढ़िया पानी पिलाओ। पशु आवास में फर्श एवं नालियां आदि पक्की होनी चाहिए ताकि उनकी सफाई प्रतिदिन भली भांति की जा सके। जो नालियां हैं और फर्श है जिस पर भी पशु है, वो फर्श क्या है, पक्का बनाओ, है ना। पक्का बनाओ ताकि जो है सफाई। बोले सर चलो ठीक है, हमने फर्श को पक्का बना दिया, नाली भी पक्की बना दी। बोले गुरुजी पशु के पैरों में दर्द हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, देखिए इसके लिए एक रबड़ मैट आती है,
क्या आती है, रबर मैट। जनरली क्या है, पक्की फर्श बना के रबर मैट जो है ये इन फर्श पर जो है बिछा दी जाती है और उसके ऊपर आराम से पशु चिल होके बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है, रबर मैट बिछा दी जाती है। नालियां पक्की होनी चाहिए ताकि उसकी धुलाई वुलाई सफाई वफाई में जो है, और जब भी बनाओ फर्श तो ढलान युक्त बनाना चाहिए, ढलान युक्त बनाओ, ऐसे ऐसे ढलान युक्त, ताकि जो भी पानी है जो भी कुछ आए वो नीचे की तरफ नालियों की तरफ जाए। ऐसे ऐसे बनाते हैं ढलान की तरफ, ऐसे देखो ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर वो बना देते हैं मेंज, जहाँ पर चारा डालते हैं, चारा डालते हैं वो बना देते हैं ना, यहाँ पर पशु खड़े हो जाएंगे यहाँ, ठीक है, और यहाँ एक नाली रहेगी, ये नाली ही रहेगी, ये नीचे पक्का है, अब जो भी पानी धुलाई वुलाई करोगे ये नाली से बाहर चला जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। कहाँ दिक्कत है, टेंशन थोड़ी है कि नहीं, आ गया समझ में, उम्मीद है आ गया होगा। पशु आवास तक जाने का अच्छा रास्ता होना चाहिए। अब आपने भाव लो पशु आवास तो बना दिया, लेकिन पता चला रास्ते में ही पानी भर गया, आप ही नहीं पहुंच पा रहे हो, आप ही वो ईंट ईंट रख के पहुंच पा रहे हो, समझ रहे हो। तो पशु आवास तक पहुंचने की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर है, चलो ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ पशु आवास प्रबंधन है, और देखते हैं आगे, और हैं, और भी हैं इसमें। 1/1 देखिए, जो याद आ जाए लिख के आ जाना। अभी आपके 12वीं क्लास में क्वेश्चन आ जाए पशु आवास प्रबंधन के पर टिप्पणी करो, तो 5 टिप्पणी करके आ जाना, या 5 बिंदु लिखो, जो भी जैसा भी आ जाए। पशुशाला में पशुओं को पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो एकदम बहुत ही पास पास जो है आपने जो है बहुत छोटा बना दिया, पशु ज्यादा हैं और आवास छोटा बना दिया ना, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भाई दादा जो है जैसे जो 4 मीटर की दूरी भैंस के लिए रखी जाती है ना। जो आवास व्यवस्था है, आवास व्यवस्था में बंद क्षेत्र जो है 4 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, इतना मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्र होना चाहिए भैंस के लिए, ये ध्यान रखें। खुले में 8 मीटर स्क्वायर। पशुशाला में पशुओं को पूर्ण आराम और सुरक्षा मिले ऐसा आवास होना चाहिए, आराम चैन से, कोई दिक्कत नहीं है। भवन टिकाऊ और आकर्षक हो। अब देखो इसका तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन हाँ इसका महत्व है कि भाई भवन जो बना रहे हैं वो टिकाऊ हो, है ना। पता चला 2 भैंसों में लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो रही है उधर, भैंस भाई अब लड़ाई होती है, भैंस थोड़ी अब जानवर है, वो थोड़ी देखेगा पीछे दीवार है किधर दीवार, पता चला भैंस और लड़ाई हो रही है और उधर दीवार गिर गई। तो ऐसी भी व्यवस्था ना हो, भवन जो है ऐसा बढ़िया मजबूत बनाना है जो टिकाऊ हो, ठीक है, और पूरा आकर्षक मतलब पूरा अच्छे से जो है नक्शे से बनाना है, कि भाई टेल टू टेल या पूंछ से पूंछ विधि का आवास बनाना है या मोह से मोह विधि का बनाना, वो दिमाग में होना चाहिए। पशुशाला एवं इसमें काम आने वाले बर्तनों, उपकरणों आदि को रोगाणुओं से मुक्त रखना चाहिए। पशु आवास में बीमार पशुओं की देखभाल एवं चिकित्सा के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। अब सोचिए पशु बीमार पड़ गया, तो बेचारा पशु बीमार पड़ गया, अब बीमार पशु की देखभाल आप वो पूरे जहां पर सभी पशु हैं वहां पर तो करोगे नहीं, तो आप क्या है, आप एक ऐसा कमरा या ऐसी जगह बना दो जहां पर इस बीमार पशु को रखा जा सके और इस बीमार पशु की देखभाल की जा सके, इस बीमार पशु को जो है इलाज मिल सके, इलाज किया जा सके। ऐसा भाई दादा जो है एक कमरा टाइप बना देते हैं, ताकि उसमें बीमार पशु को कमरा टाइप के एक अलग सेपरेट जगह बना देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ताकि जो है जो बीमार पशु है उसको अलग कर लिया और उसकी देखभाल का ध्यान रखा, है ना, और उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। 8 सेकंड डियर स्टूडेंट। चलिए भाई आ गया समझ में। फिर देखिए पशुओं के मलमूत्र तथा चारे आदि का संग्रह इस प्रकार करें कि उनसे दुर्गंध या गंदगी दूध में ना मिले और पशुशाला में गंदगी ना फैले। बस आवास की व्यवस्था ऐसी करो, बताए ना, ढलान वाली व्यवस्था करो, जिससे क्या है भाई पशु जो है मलमूत्र भी करेगा, गोबर करेगा, मूत्र भी करेगा,
तो उसकी अच्छे से सफाई कर सके, और सफाई फिर वो नाली, गोबर और पानी नाली में जाएगा, और नाली का कहीं और दूसरी जगह जो है दूर व्यवस्था करना है ना। जो पशु, जो भी आपने पशुशाला बनाई है उससे दूर व्यवस्था करनी है इस चीज़ की, मतलब सफाई का विशेष तौर ध्यान रखना है। ऐसा ना हो तो कि गोबर, वहीं तो गोबर पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है दूध में, है ना, कीटाणु जा रहे हैं, है ना, ऐसा ना हो, है ना, बड़ी अस्वच्छ व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कहने का, है ना। चारे का संग्रह भी इस प्रकार से होना चाहिए ताकि उसमें दुर्गंध ना आए। तो हर चीज़ का एक विशेष तौर ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ें। लाइक जरूर कर दें भाई, लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पशु प्रजनन प्रबंधन, चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये तो हमने दो उसके पढ़े, अब पशु प्रजनन प्रबंधन कि भाई प्रजनन की व्यवस्थाएं किस प्रकार से होनी चाहिए पशु की, उसकी बात करते हैं। यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से प्रजनन कराना है, ध्यान से सुनना, कृत्रिम गर्भाधान विधि से प्रजनन कराना है तो भी ध्यान रखें कि उत्तम नस्ल के सांड का ही हिमीकृत वीर्य या तरल वीर्य प्रयोग करें। पहली बात, पशु प्रजनन की पहली बात क्या है? यदि आप कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हो, बोले गुरुजी ये कृत्रिम गर्भाधान क्या है? कृत्रिम गर्भाधान ये है कि एक गाय है, उस गाय को हमें, गाय को गर्भित कराना है। क्या कराना है? गर्भित कराना है, गाय को गर्भित कराना है, गर्भ धारण कराना है। तो भाई सीधी सी बात है, हम इससे कराएंगे, सांड से कराएंगे, लेकिन सांड से डायरेक्ट ना कराकर इस सांड का वीर्य, जो सीमेन होता है, इस वीर्य को एकत्र करके, ध्यान से सुनना, कृत्रिम गर्भाधान विधि में क्या करते हैं, गाय को हमें गर्भित कराना है तो हम क्या करेंगे, सांड को डायरेक्ट जो है आपस में कपलिंग ना करा के सांड से वीर्य का एकत्रण करेंगे और इस वीर्य को इस गाय में डाल देंगे। जो वीर्य है इसको डिफरेंट इसकी मेथड होती है, जिसमें जो वीर्य होता है उस वीर्य को गाय की योनि में जो है डाला जाता है और गर्भित कराया जाता है। यही क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। और देखिए अब यहां पर एक और खास बात इसमें बोली है कि जब आप वीर्य ले रहे हो तो उत्तम नस्ल के सांड का ही आपको लेना है। यदि आप गाय को कृत्रिम गर्भाधान विधि से जो है गर्भित करा रहे हो तो उत्तम नस्ल का सांड होना चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। ताकि हिमीकृत वीर्य, तरल वीर्य, देखो हिमीकृत वीर्य, हिमीकृत वीर्य का मतलब यहाँ पर कि जो वीर्य होता है ना, ये जो वीर्य एकत्र करते हैं इसको तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, माइनस है भाई, माइनस, प्लस नहीं है, -196 डिग्री सेल्सियस पर वीर्य को हिमीकृत करके, यानी कि हिमीकृत करके रखा जाता है। फिर आवश्यकता अनुसार जब आवश्यकता पड़ती है किसी गाय को गर्भित कराना है तो इस हिमीकृत वीर्य को यूज किया जा सकता है। इस हिमीकृत वीर्य को गाय में डालने से पहले एक थाविन प्रोसेस होती है, वो की जाती है ताकि इस जो हिमीकृत वीर्य है वो तरल वीर्य में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? ये ध्यान रखें। तो याद रखना है कृत्रिम गर्भाधान विधि से प्रजनन कराना है और ध्यान रखना है उत्तम नस्ल के सांड का ही हिमीकृत या तरल वीर्य का उपयोग आपको करना है। अब दूसरा है, यदि गर्भाधान की प्राकृतिक विधि अपनाई जाती है। बोले गुरु जी प्राकृतिक विधि क्या है? प्राकृतिक विधि है गाय और सांड दोनों को आपस में मिलाना, गाय और जो है सांड है उनका आपस में संभोग होना, है ना, वो क्या है? प्राकृतिक विधि, कि जिसमें गाय और सांड जो है आपस में कांटेक्ट में आते हैं, उनके बीच कपलिंग की क्रिया होती है, जो है मैटिन की क्रिया होती है, और यही क्या है? प्राकृतिक विधि है। तो यदि गर्भाधान की प्राकृतिक विधि अपनाई जा रही है तो इस कार्य के लिए उत्तम नस्ल के स्वस्थ सांड का चयन करना चाहिए। देखिए चाहे वो कृत्रिम विधि हो, कृत्रिम गर्भाधान विधि हो या प्राकृतिक गर्भाधान विधि हो, दोनों ही विधि में उत्तम नस्ल के सांड उपयोग करने हैं। कृत्रिम गर्भाधान विधि में हमें हिमीकृत वीर्य या तरल वीर्य का उपयोग करना है। यहाँ पर इस प्रकार से प्राकृतिक विधि में इस प्रकार के सांड का यूज करना जो उत्तम श्रेणी का हो और आपस में मैटिन करानी है।
मादा पशुओं के मदकाल की पहचान, अब सुनिए, मादा पशुओं के मदकाल की पहचान उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर अथवा नसबंदी किए हुए सांड टीजर बुल को झुंड में छोड़कर कर लेनी चाहिए। ये भी पशु प्रजनन का प्रबंधन है। इस बात को, इस लाइन को समझते हैं। पहले एक चीज आपको समझनी होगी, जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी आएगा, आपके 12वीं क्लास के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। एक सांड है जिसे इंग्लिश में बुल कहते हैं, इस बुल की नसबंदी कर दी जाती है। यदि इस बुल की नसबंदी कर दी तो ये बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। इंसानों में भी नसबंदी होती है, जिस इंसान में, जिस मेल में नसबंदी कर दी तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो सांड है, बुल है, उसमें नसबंदी कर दी तो ये बुल सांड बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। नो डाउट संभोग होगा, गाय के साथ ही संभोग कर सकता है, लेकिन जो है इसके जो है सीमेन में जो है हम कह सकते हैं वो नहीं होगा। जनरली नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो जिससे क्या है बच्चा पैदा नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो देखिए, तो नसबंदी, अब देखिए बुल एक सांड जिसकी नसबंदी कर दी उसे हमने क्या कहा, टीजर बुल कहा। टीजर बुल, ये खास बात है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एक बुल जिसकी नसबंदी कर दी है या नसबंदी किया हुआ सांड क्या कहलाता है, टीजर बुल कहलाता है। इस टीजर बुल से किसकी पहचान की जाती है, इस टीजर बुल से मदकाल की पहचान की जाती है। मदकाल जिसे इंग्लिश में कहते हैं हीट पीरियड। बोले गुरुजी ये क्या है, मदकाल क्या होता है? मदकाल होता है पशु की संभोग करने की इच्छा। पशु की संभोग करने की इच्छा जो है वो क्या होती है, मदकाल होती है, हीट पीरियड होती है, जिसमें पशु क्या है कुछ समय के लिए हीट में आता है, मतलब वो इच्छा जागृत करता है। इसकी नर पशु के साथ सहवास की इच्छा जागृत करता है। कौन? मादा पशु। कौन? मादा पशु। हीट में आने का मदकाल का मतलब क्या होता है, मादा पशु के मदकाल का मतलब है कि मादा पशु नर पशु का साथ चाहती है, नर पशु के साथ संभोग करने की उसकी इच्छा है। यही क्या है, उसका मदकाल पीरियड होता है। इस मदकाल पीरियड की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गाय का जो झुंड होता है, गायों का जो मादा गाय, कौन सी गाय या मादा पशु, हम कह सकते हैं मादा पशु का जो झुंड होता है, उसमें इस टीजर बुल को छोड़ दिया जाता है। इस नसबंदी किए हुए जो बुल है जिसे हमने टीजर बुल कहा है, इसको इस झुंड में, गायों के झुंड में, मादा गायों के झुंड में छोड़ दिया जाता है। अब सुनिए, जो मादा पशु होती है, जो हीट में होती है, वो इस टीजर बुल को आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है ना, जो टीजर बुल को पता चल जाता है। और अब टीजर बुल जो है संबोध करता है, लेकिन इस स्थिति में क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि हमने सांड को नसबंदी की हुई है, क्या गर्भधारण होगा? गर्भधारण नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर हमें पता चल गई कि भाई कौन सी मादा पशु मदकाल पीरियड में है, कौन सी मादा पशु, कौन सा मादा पशु मदकाल पीरियड में आ चुका है। इस बात का पता हमने कैसे लगा लिया? टीजर बुल को हमने झुंड में छोड़ दिया और उससे हम पता लगा लेते हैं। और तरीके क्या है? दूसरा तरीका है, कोई जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो पशु पालक, जो अनुभवी है, जो पशुओं का पालन करता है, जो अनुभवी व्यक्ति है, वो बाह्य लक्षणों के आधार पर देखकर भी जो है मादा पशु की मदकाल की पहचान कर सकता है। अब इसके लिए आपको 11वीं क्लास की पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसमें लिखा हुआ है मदकाल के बारे में पूरा डिटेल में। अब आ जाते हैं चौथा बिंदु, मादा पशु के, ध्यान से सुने भाई, मादा पशु के गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय सामान्यतः मध में आने के 12 से 18 घंटे होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई मादा पशु मधकाल में आ रही, हमें पता चल गया कि ये मादा पशु मधकाल में है, यानी कि नर जो पशु है
उसको हम इसके साथ सम्मूढ़ करा सकते हैं और गर्भित करा सकते हैं। तो अब देखिए, मादा पशु के गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय क्या है? ये है मद में आने के, मद में मतलब मदकाल में आने के, मद मतलब हीट में आने के, हीट पीरियड में आने के। जब मादा पशु हीट में आती है, उस हीट में आने के 12 से 18 घंटे के बीच सबसे अच्छा समय माना जाता है। मदकाल में आने के 12 से 18 घंटे के बीच सबसे अच्छा समय माना जाता है किसका? पशु को गर्भित कराने का। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं तो देखिए, लगभग जो है 18 से 24 घंटे गाय में जो है हीट पीरियड जो है कितना रहता है? लगभग 18 से 24 घंटे के आसपास जो है हीट पीरियड रहता है। इसमें 12 से 18 घंटे के बीच यदि गर्भित कराया जाए तो अच्छा परिणाम मिलेगा, पशु गर्भित हो जाएगा। ये ध्यान रखें, इसलिए इसका टाइम का विशेष तौर ध्यान है। प्राय गाय भैंस बकरी 19 से 21 दिन बाद, भेड़ 16 से 17 दिन बाद पुनः ऋतुमयी होने के लक्षण प्रकट करती हैं। अब सुनिए, पशु हीट में आ गया यानी कि पशु मद में आ चुका है, पशु के मदकाल प्रारंभ हो चुका है। इस मदकाल की स्थिति में पशुपालक इसको गर्भित नहीं करा पाया, तो फिर ये मदकाल कब आएगा, किस पशु में कितने दिन बाद आता है, वो दूसरा जो मदकाल है वो कितने दिन बाद आएगा, ये जो इनके दो मदकालों के बीच का जो गैप होता है, इसे प्यारे विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं? मद चक्र अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मद चक्र अवधि। ये ध्यान रखें, क्या कहते हैं? मद चक्र अवधि कहते हैं। दो मदकालों के बीच का समय मद चक्र अवधि कहलाता है। अब यदि यहां से भी क्वेश्चन आता है कि गाय भैंस बकरी में मद चक्र अवधि कितनी होती है, याद रखना है मद चक्र अवधि। आपसे क्वेश्चन आ जाए मद चक्र अवधि यानी कि ऑयस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस लिख लो है ना, साइकिल, ये ध्यान रखें। तो आपसे पूछ लिया जाए कि गाय भैंस बकरी में जो है कितने? 19 से 21 दिन, और भेड़ में कितना? 16 से 17 दिन जो है। तो याद रखना भाई, मदकाल पूछ रहा है या मद चक्र अवधि पूछ रहा है। मदकाल अवधि छोटे समय के लिए होती है, और मद चक्र अवधि जिसमें दो मदकालों के बीच का समय रहता है वो मद चक्र अवधि होती है। गाय भैंस बकरी में 19 से 21 दिन रहती है, भेड़ में 16 से 17 दिन रहती है। ये ध्यान रखना है, इसको आप नोट डाउन कीजिए और अच्छे से देखिए। मैं इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। 8 शब्द देखिए, एग्रीकल्चर पढ़ाने को अब मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे रीडिंग मार दूँ, आपको पता ही नहीं है कि कृत्रिम गर्भाधान क्या है। सिंपल रीडिंग मारने का क्या मतलब है जब आपको यही नहीं पता कृत्रिम गर्भाधान क्या है। तो इसलिए मैं आपके दिमाग में हर एक चीज को फिट कर रहा हूं, और गारंटी है पूरे राजस्थान में क्लास के मामले में, कंटेंट क्वालिटी और समझाने के तरीके के मामले में कोई भी नहीं है भाई। ये ध्यान रखें, नंबर 1 पर हम ही हैं। क्वालिटी 12वीं क्लास में जो क्वालिटी देते हैं वो नंबर 1 पर हम ही हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है, 12वीं क्लास का स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप है, आपको क्या करना है, इन नंबरों पर, ये जो नंबर हैं इन पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं भाई। फिर आ जाते हैं, अगला है मादा के गर्भित होने के 2 माह पश्चात गर्भ की जांच कराकर पुष्टि कर लेनी चाहिए। अब ये सारी प्रोसेस की, पशु मद में आया, मद काल में आया, आपने पशु को गर्भित कराया। अब पशु गर्भित हुआ है या नहीं हुआ है,
इस बात की जांच करने के लिए कि भाई पशु आपने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, क्या पशु गर्भित हुआ है, क्या मादा पशु ने गर्भ धारण किया या नहीं किया है, इस बात की पुष्टि के लिए 2 महीने पश्चात जो है गर्भ की जांच की जाती है। तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन आता है कि गर्भित पशु की जांच के लिए, गर्भ धारण की जांच के लिए कितने महीने बाद की जाती है, गर्भ धारण की जांच कितने महीने बाद की जाती है। तो याद रखना है 2 महीने बाद। गर्भित होने के कितने माह बाद, 2 माह बाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। अब आगे आ जाइए, यदि बछिया अथवा पाड़ी 3 वर्ष की आयु होने तक अथवा 300 kg वजन होने तक भी मध्यकाल के लक्षण प्रकट ना करे तो चिकित्सा जांच कराकर उचित इलाज कराना चाहिए। अब देखिए कई बार क्या होता है, जो बछड़ा है छोटा, गाय का, भैंस का जो बछड़ा बछड़ी है, वो 3 वर्ष की आयु का हो चुका है और उसका वजन 300 kg हो चुका है। फिर भी जो है, जो बछिया है, जो मादा बछिया मतलब मादा ही है, मध्यकाल में नहीं आई, मध्यकाल के लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, बछिया मध्यकाल में आ ही नहीं रही है, 3 वर्ष भी हो गए, 300 kg वजन भी हो गया, तो भैया क्या करो, डॉक्टर को दिखा लो और इलाज करा लो, ताकि जो है वो मद में आ जाए, मध्यकाल में आ जाए, ताकि हम उसको गर्भित कराया जा सके। जब तक पशु मध्यकाल में नहीं आएगा तब तक पशु को गर्भित नहीं कराया जा सकता। पशु को गर्भित कब कराया जा सकता है? केवल मध्यकाल पीरियड में, मध्यकाल काल में ही कराया जा सकता है। किसी में 1 दिन का रहता है, किसी में 2 दिन का रहता है, किसी में 3 दिन का रहता है, किसी में 4 दिन का रहता है। ये ध्यान रखना है। उसी दिन में, उसी टाइम पर जो है यदि गर्भित कराएंगे तो ही परिणाम जो है पॉजिटिव मिलते हैं, गर्भ धारण होगा। ये ध्यान रखें। 8वां है, मुख्यतः गाय भैंस ब्याने के 2-3 माह के अंदर ही मद में आ जाती है। यदि ऐसा ना हो तो चिकित्सक से उनको औषधि या इंजेक्शन लगाकर पशु को मद में लाना चाहिए, अन्यथा उनका सूखा काल लंबा होने से आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। समझिए बात को, क्या कहना चाह रहा है। देखिए, एक मादा पशु है, क्या है, मादा पशु। इस मादा पशु में मध्यकाल आया। जब मध्यकाल आया तो इसको नर पशु से, जो कि नर से ही कराते हैं, नर पशु से गर्भित करा दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मादा पशु है, जब मध्यकाल आ गया और इसको गर्भित करा दिया, तब क्या हो गया, गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण के बाद जो मादा पशु है ये बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म। तो देखिए, बच्चे के जन्म के अब भाई बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है। अब वापस से हमें फिर से गर्भित कराना है, क्योंकि आपको पता है कि जो मादा पशु होती है, जब एक बार बच्चा आ गया, बच्चे का जन्म हो गया मादा पशु से, तो फिर से उसको गर्भित कराया जाता है फिर से, ताकि अब ये तो निरंतर होता ही है, गांव में पता है आपको, गांव में सब रहते ही हैं, पता ही है। बच्चे के जन्म के कितने दिन बाद जो है गर्भ धारण फिर से हो जाता है, तो ये हो जाता है 2 से 3 महीने बाद। 2 से 3 महीने बाद फिर से गर्भ धारण कराना चाहिए। ये ध्यान रखें, बच्चे का जब जन्म हो गया है तो उसके 2 से 3 महीने बाद, 2 से 3 महीने के बाद कह सकते हो, या 2 से 3 महीने के मध्य में, ऐसे ये सही है, 2 से 3 महीने के मध्य में गर्भ धारण फिर से कराना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बच्चे के जन्म के 2 से 3 महीने के बीच में जो मादा पशु है
वो किस में आ जाएगा? मध्यकाल में आ जाता है, मध्यकाल में आ जाता है। अब मध्यकाल में आ जाता है तभी तो पशु को गर्भ धारण कराया जाता है। अभी तो बताया मैंने कि पशु जब तक मध्यकाल में नहीं आएगा तब तक गर्भ धारण नहीं कराया जा सकता, गर्भित नहीं कराया जा सकता। तो पशु बच्चे के जन्म के कितने महीने बाद गर्भ मध्यकाल में आता है? तो वही 2 से 3 महीने बाद मध्यकाल में आता है, 2 से 3 महीने के बीच में मध्यकाल में आता है। और जैसे ही बच्चे के जन्म के बाद मादा पशु मध्यकाल में आ जाए, पशु को गर्भित करा दो। पशु को क्या करा दो? गर्भित करा दो। यही बात बोली गई है कि मुख्यतः गाय भैंस ब्याने के 2 से 3 माह के अंदर ही मद में आ जाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए गाय भैंस ब्याने के कितने माह बाद मद में आ जाती है? 2 से 3 माह बाद। और जैसे ही मद में आए तो नर पशु के इस मादा पशु के साथ या तो संभोग करा दो या कृत्रिम गर्भाधान करा दो और गर्भ धारण हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया, ध्यान से सुनना, यदि ऐसा नहीं हुआ तो भैया जो शुष्क काल है, जो दूध उत्पादन है, दूध उत्पादन का शुष्क काल, शुष्क काल मतलब जब पशु दूध उत्पादन नहीं देता है वो बढ़ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए एक सामान्य पशु, एक सामान्य मादा पशु का शुष्क काल यानी कि ड्राई पीरियड कितने दिन का होता है? शुष्क काल 2 महीने, यानी कि 2 महीने तक, 2 महीने तक, 2 महीने शुष्क काल मतलब होता है पशु 2 महीने दूध नहीं देता है ना, ये ध्यान रखें। गर्भधारण बच्चा देने से पहले तक पशु दूध देता रहता है, 15-20 दिन से पहले तक दूध देता रहता है। फिर बाद में बच्चा होने के 1-2 महीने बाद 1-2 महीने बाद गर्भित करा दो, तब जो है ये ध्यान रखें, और दूध चलता रहेगा। तो शुष्क काल बढ़ जाता है। यदि आपने ऐसा नहीं कराया तो सीधी सी बात है, जब ऐसा गर्भधारण आपने समय पर नहीं कराया दोबारा से, तो बच्चे का जन्म बाद में होगा, बाद में होगा, शुष्क काल बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गर्भधारण ये से बच्चे के जन्म से 2 महीने पूर्व, 2 महीने पूर्व जो है ये शुष्क काल रहता है। 2 महीने बच्चे के जन्म से 2 महीने पूर्व जो है क्या रहता है? शुष्क काल रहता है। दूध पशु कहाँ दूध देता है? नहीं देता है। तो ऐसा गर्भधारण अगर आपने नहीं कराया तो भैया सीधी सी बात है, शुष्क काल बढ़ जाएगा। यही बात बोली रही है कि उनका सूखा काल लंबा होने से आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, यानी कि दूध उत्पादन का सूखा काल किसका? दूध ना देना। और जनरली शुष्क काल कितने महीने का होता है? 2 महीने का, ये ध्यान रखना। पशु प्रजनन संबंधी एक अभिलेख भी प्रत्येक पशुपालक को रखना चाहिए, जिससे आवश्यक जानकारी समय पर प्राप्त की जा सके। पशु प्रजनन की पूरी जानकारी एक देखिए, इसमें क्या करते हैं, जो भी पशु हैं उनको टैग इन करते हैं। पशु के कान में टैग लगा दिए जाते हैं, उस पर एक नंबर अंकित किया जाता है, और बाकायदा पशुपालक क्या करता है? एक रजिस्टर्ड मेंटेन करता है, और उसमें नंबर के आधार पर भाई ये पशु के ये है, प्रजनन संबंधी व्यवस्था है, इसके ये करा दिया, वो करा दिया, सारी चीज़ मेंटेन होती है। भाई इसको गर्भित करा दिया, इतने दिन हो गए, इतनी तारीख को, ताकि पता रहे कि कौन सा पशु अब ब्याने वाला है, कौन से पशु के जो है प्रजनन, कौन सा पशु मद में कब आया था, हर चीज़ का पता रहे। क्योंकि जब तक मद में कब आया है वो पता रहेगा, तभी तो अगला मद में कब आ रहा है वो पता रहेगा। समझ रहे हो? तो पूरा ये व्यवस्था की जाती है। पहचान के लिए पशु का, कौन सी पशु के लिए कान में टैग लगा दिया जाता है, उसमें एक नंबर अंकित कर दिया जाता है, ताकि हम रिकॉर्ड में मेंटेन कर सके। समझ रहे हो? ये ध्यान रखें। फिर आ जाइए, मादा पशु के ब्याने के समय एक व्यक्ति का वहां उपस्थित होना अनिवार्य है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वह पशु शिशु की मदद कर सके और चिकित्सक को बुला सके। जब पशु ब्याह रहा है तो एक व्यक्ति को रहना चाहिए, और जनरली रहते ही हैं, ये ध्यान रखें। तो ये बेसिक बातें हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने इसको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। अगली क्लास में हम बहुत अच्छे से जो है पढ़ेंगे पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को। तो क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और आपके स्कूल के सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, आप आपके सभी स्कूल के छात्रों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपके लिए, जब आप सब्सक्राइब कराओगे, मेरे लिए आप मेहनत करोगे, मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा।
और इसकी अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।